और चौहान एकेडमी के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने कोशिका की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है, तीसरी क्लास आज है आपकी। लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो डायग्राम देखा था कोशिका का, और कोशिका के विभिन्न अंगों को हमने उसमें देखा था कि कौन कहाँ पर स्थित है। कल तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कोशिका के 3 महत्वपूर्ण अंग, उन्हीं को आज हम समझेंगे। महत्वपूर्ण अंग आज एक एक करके इनको हम समझ लेंगे। सबसे पहला जो अंग हमने पढ़ा था वो था हमारा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। दूसरा जो था केंद्रक, और तीसरा जो था हमारा वो था कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्मा, सॉरी साइटोप्लाज्मा। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा। कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं इसको, हम एक एक करके देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के अन्य नामों से भी जाना जाता है इसको, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली। तो दोनों ही इसी के नाम है, प्लाज्मा झिल्ली हो चाहे कोशिका कला हो, सेल मेम्ब्रेन हो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब किसके नाम हैं? तो ये सभी जो नाम हैं ये किसके हैं? कोशिका झिल्ली के। कोशिका झिल्ली के लिए मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिकाओं की पहली परत है। क्या बोला मैंने? जंतु कोशिकाओं की पहली परत है। जबकि पादप कोशिकाओं की दूसरी परत होती है। क्या होती है? पादप कोशिकाओं की दूसरी परत है। ठीक। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो जो कोशिका झिल्ली है यह बनी होती है वसा, लिपिड और प्रोटीन की, प्लस प्रोटीन। कहीं कहीं पर आपको मिला है जो लिपिड होता है वो कौन सा होता है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड प्लस वसा। ठीक। कैसी होती है कोशिका झिल्ली? कोशिका झिल्ली जो होती है वो होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली एवं सजीव होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है? तो अर्ध पारगम्य होती है और सजीव होती है। साथ में लिखते हैं हम दोहरी झिल्ली होती है। कैसी होती है? दोहरी झिल्ली। देख लो इसका थोड़ा सा डायग्राम मैंने कल बता दिया था आपको। मैंने जंतु कोशिका बताई थी आपको, ठीक है ना। कुछ इस तरह से मैंने बोला था कि कोशिकाओं का कोई आकार नहीं होता, ठीक है ना। ये जो है जंतु कोशिकाओं में पहली क्या हो जाएगी? तो इसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या हो गई? ये पहली हो गई। जबकि आप जब पादप कोशिकाओं में देखते हैं इसको, तो पादप कोशिकाओं में दूसरी लेयर होती है। ये कुछ इस प्रकार से मिलेगी आपको पादप कोशिका। ठीक। इसके ऊपर एक और परत पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। जो सबसे ऊपर होती है वो होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। इसलिए यहां की पहली परत क्या हो गई? क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। और दूसरी परत क्या हो गई पादप कोशिकाओं में? तो पादप कोशिकाओं की दूसरी परत क्या हो जाएगी यहां पर? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसी चीज को मैंने बताया आपको। क्या लिखा हमने? जंतु कोशिकाओं की पहली परत होती है, ये ऊपर जंतु कोशिका, ये नीचे पादप कोशिका, तो पादप कोशिकाओं की दूसरी परत होती है। ठीक। फिर ये जो बनी होती है दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली के साथ साथ क्या होता है? किसकी बनी होती है? तो वसा और प्रोटीन की बनी होती है। कैसी होती है? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अर्ध पारगम्य झिल्ली होना मतलब क्या होता है? तो इसमें ऐसी झिल्ली होती है जिसमें पदार्थ जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? तो पदार्थ आ जा सकते हैं। तो ये क्या करता है, तो इसका जो काम होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, तो जो पदार्थ होते हैं उनका आवागमन होता है।
पदार्थों का आवागमन किसके कारण होता है? तो कोशिका झिल्ली के कारण होता है। अभी मैं ये इतना सा बोर्ड साफ कर रहा हूं, ठीक है ना, दोनों पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। साथ में कोशिका झिल्ली जो है वो क्या करती है? तो कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। क्या करती है? यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, ठीक है ना। क्या करती है? तो यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। जो कोशिका जो है, कोशिका झिल्ली, इसके बारे में एक सिद्धांत काम करता है, तरल मोजेक मॉडल। कौन सा सिद्धांत है? तो सिद्धांत का नाम है तरल मोजेक मॉडल, ठीक है ना। जो तरल मोजेक मॉडल है ये किसने दिया है? तो जो तरल मोजेक मॉडल है ये सिंगर और निकोसल ने, सिंगर और निकोलसन, इन दो लोगों ने दिया है। इसे क्या बोला जाता है? तो इसका एक और नाम है तरल मोजेक मॉडल का, इसका नाम है सैंडविच मॉडल। क्या बोला जाता है इसको? सैंडविच मॉडल, ठीक। इतनी सी बात है यहां पर। कोशिका झिल्ली जो है, ठीक है ना, क्या सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या क्या कहा जाता है? तो कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यह जंतु कोशिकाओं की पहली और पादप कोशिकाओं की दूसरी परत होती है, जो किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक। और ये कैसी होती है? तो अर्धपारगम्य है। और क्या काम करती है? तो अर्धपारगम्य और सजीव झिल्ली है, सेमी परमेबल और लिविंग कोशिका, ठीक। इसमें पदार्थों का आवागमन तय होता है, इसीलिए आणविक गतियों का नियंत्रण भी कहते हैं। क्या करती है ये? आणविक गतिविधियों का नियंत्रण करती है। एक बार फिर वापस देख लो, कोशिका झिल्ली जो होती है दोहरी झिल्ली होती है, जो जंतु कोशिकाओं की पहली और पादप कोशिकाओं की दूसरी परत होती है, दूसरी लेयर होती है। ये वसा और प्रोटीन की बनी होती है। ये झिल्ली अर्धपारगम्य और सजीव होती है, आणविक गतिविधियों का नियंत्रण करती है, मतलब यहां से पदार्थ का आवागमन होता है, आणविक मतलब अणुओं के, ठीक है ना। आणविक गतिविधियों का नियंत्रण करती है कौन सी कोशिका? कौन सा भाग? तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, और इसका एक मॉडल है तरल मोजेक मॉडल, जो किसने दिया है? तो सिंगर और निकोसल ने दिया है। इसी मॉडल को क्या बोलते हैं हम? सैंडविच मॉडल। यहां तक का मामला क्लियर है? कोशिका झिल्ली आ गया होगा आप लोगों को समझ में। सेकंड नंबर पर अब हम पढ़ रहे हैं केंद्रक। सबसे महत्वपूर्ण जो इसका भाग है वो केंद्रक है। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना जिन लोगों को, ठीक है, कर दो बोर्ड साहब। अगला जो सेकंड पार्ट हमने देखा था इसमें, वो हमने देखा था केंद्रक। केंद्रक कोशिका का क्या काम करता है? तो कोशिका का नियंत्रण का काम कौन कर रहा है? केंद्रक कर रहा है। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली, ठीक। उसके बाद में हमने पढ़ा था केंद्रक, सेकंड भाग केंद्रक, न्यूक्लियस। जो केंद्रक है इसकी खोज किसने की है? तो केंद्रक की जो खोज की है वो की है रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। जबकि केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा है कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें एक केंद्रक पाया जाता है, और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें एक से अधिक भी हो सकते हैं केंद्रक। परंतु एक और बात बोली इन्होंने
कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें केंद्रक नहीं होता, उसको बोलते हैं अपवाद। क्या? तो कुछ कोशिका केंद्रक नहीं। कौन सी कोशिकाएं होती है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो देखो सबसे अच्छा इसका उदाहरण जो मैंने बताया था आपको पहले भी, आरबीसी। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या है? स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, परंतु इसके भी अपवाद हमने पढ़े थे। क्या? ऊंट, लामा और जिराफ, ये तीनों ऐसे जीव है जो आते तो स्तनधारियों में, परंतु इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सामान्यतः स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, परंतु ऊंट, लामा और जिराफ इसका अपवाद है, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक उभयचर वर्ग में आते हैं मेंढक, एम्फीबिया, इसकी आरबीसी में भी क्या पाया जाता है? तो इसकी आरबीसी में भी क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक के हमने 4 भाग देखे थे। सबसे पहला हमने पढ़ा था केंद्रक कला। क्या पढ़ा हमने? केंद्रक कला। सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा था केंद्रिका। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था केंद्रक जाल या क्रोमेटिन, और चौथे नंबर पर लास्ट में हमने देखा था केंद्रक द्रव्य। क्या? केंद्रक द्रव्य। मैंने आपको इसका पूरा डायग्राम बना दिया था। एक कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। इसकी संरचना देखो कुछ इस प्रकार से होती है। वो देख रहे हैं केंद्रक कला। जो केंद्रक कला है, सबसे ऊपरी परत होती है केंद्रक की, क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो केंद्रक कला होती है ये एक दोहरी झिल्ली है। पहली बात क्या है? तो दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है? दोहरी झिल्ली, मतलब डबल लेयर होती है इसमें, दोहरी झिल्ली होती है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? तो इस दोहरी झिल्ली के अंदर बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं? तो इसके अंदर बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं? तो बारीक आप लिख सकते हो, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं। जिससे क्या होता है? तो इनसे क्या होता है? पदार्थों का आवागमन, पदार्थों का आवागमन। इतनी बात समझ में आ गई? केंद्रक कला क्या है? तो केंद्रक कला जो होती है एक दोहरी झिल्ली है, जिसमें क्या होता है? तो बहुत छोटे छोटे या बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे पदार्थों का आवागमन होता है। ठीक। दूसरी बात हमने कोशिका झिल्ली में पढ़ा था, किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की। इस प्रकार से केंद्रक कला भी किसकी बनी होती है? तो ये वसा प्लस प्रोटीन की बनी होती है। यहां तक का मामला क्लियर है? दूसरा जो पार्ट है वो है केंद्रिका। ठीक। केंद्रिका क्या है? तो देखो केंद्रक के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रिका। ठीक है ना? तो जिस प्रकार से कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। उसी प्रकार से केंद्रक का नियंत्रण केंद्र कौन हो जाएगा? तो केंद्रक का नियंत्रण केंद्र कौन हो जाता है? केंद्रिका हो जाता है। न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाता है केंद्रिका को? न्यूक्लियोलस। क्या बोला मैंने आपको?
केंद्रक का जिस प्रकार से कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक होता है, उसी प्रकार से केंद्रक का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो ये केंद्रिका होती है। ठीक, केंद्रिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखो यहां पर इसको राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं केंद्रिका को? तो केंद्रिका को पहली बात क्या कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री। मतलब राइबोसोम यहां पर इकट्ठा होता है, इसलिए इसको राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। दूसरा, आरएनए का संश्लेषण भी यहीं होता है। क्या होता है? आरएनए का संश्लेषण भी यहीं पर होता है। ठीक, तो ये भी किस में होता है? केंद्रिका में। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि जब कोशिका विभाजन होता है, तो अगर पूछा जाए कि कोशिका विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो अगर आपके ऑप्शन में केंद्रिका है तो आपका आंसर क्या होगा? केंद्रिका। यदि आपके ऑप्शन में केंद्रिका नहीं और केंद्रक है तो आपका आंसर क्या होगा? केंद्रक, क्योंकि केंद्रक का ही एक भाग क्या है? केंद्रिका। और सबसे महत्वपूर्ण, कोशिका विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाती है। कोशिका विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो केंद्रिका होता है। ठीक है ना, चारों चीजें, तीन चीज हो गई। देखो केंद्रिका क्या होता है, तो जिस प्रकार से कोशिका में गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। उसी प्रकार से केंद्रक का नियंत्रण केंद्र कौन से है? केंद्रक की गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र का नियंत्रण केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो उसका नियंत्रण केंद्र कौन सा है? यहां पर केंद्रिका। केंद्र बोल ही रहे हम, केंद्रिका। ठीक, अगला हम पढ़ रहे हैं केंद्रक जाल। पहले केंद्रक द्रव्य देख लो, फिर उसके बाद केंद्रक जाल देख लेंगे हम। केंद्रक द्रव्य की हम बात करते हैं तो केंद्रक द्रव्य कहां पाया जाता है? तो केंद्रक के अंदर मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस प्लाज्मा या न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लिक प्लाज्मा। इन तीनों में मैंने अंतर बता दिया था आपको। ठीक है ना, अब देखो यहां पर न्यूक्लियस प्लाज्मा या केंद्रक द्रव्य को देख लो। केंद्रक द्रव्य जो होता है, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये कहां पाया जाता है? तो देखो केंद्रक और केंद्रिका के मध्य, या आप बोल सकते हो केंद्रक कला और केंद्रिका के मध्य। तो लिख दो यहां पर केंद्रक, नहीं दिख रहा है, ये ऊपर वाला दिख रहा है। देखो कहां? केंद्रक और केंद्रिका के मध्य क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें तीन चीजें, प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहां तक भी आ गया हो समझ में आपको? मैंने तीन पार्ट बताए। सबसे पहले बताया केंद्रक कला। केंद्रक कला क्या होती है? तो दोहरी झिल्ली होती है जो वसा और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं, जो क्या काम करता है? तो पदार्थों के आवागमन का काम करता है। ठीक, यही लिखा हमने इसके बारे में, बारीक बारीक छिद्र पदार्थों का आवागमन होता है। और किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की। सेकंड भाग हमने पढ़ा क्या? तो सेकंड भाग हमने पढ़ा था केंद्रिका। जिस प्रकार से कोशिका में केंद्रक गतिविधियों का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार केंद्रक की गतिविधियों का नियंत्रण केंद्रिका करती है। क्या क्या काम है? तो इसको राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। आरएनए का संश्लेषण करती है और सबसे प्रमुख काम कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है केंद्रिका। फिर हमने आगे देखा केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियस प्लाज्मा, ठीक है ना। इसमें क्या हो? केंद्रक द्रव्य कहां पाया जाता है? तो केंद्रक और केंद्रिका के मध्य जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य कहलाता है। प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड, ये तीनों इसमें पाए जाते हैं। लास्ट भाग जो आपका और महत्वपूर्ण भाग है वो है केंद्रक जाल।
किस पर पाया जाता है केंद्रक जाल? तो केंद्रक जाल कहां पाया जाएगा? तो यहां पर केंद्रिका के आसपास एक जाल जैसी संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, और क्रोमेटिन ही क्या कहलाता है? अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। यहां तक आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने केंद्रक के 3 भाग पढ़ लिए हैं। सबसे पहला भाग है केंद्रक कला, दूसरा केंद्रिका, और तीसरा हमने पढ़ा था केंद्रक द्रव्य। लास्ट इसका जो पार्ट है वो है केंद्रक जाल, न्यूक्लियस नेटवर्क। अब देखो केंद्रक जाल क्या होता है? तो केंद्रक के अंदर एक जाल जैसी संरचना पाई जाती है। क्या? केंद्रक के अंदर एक जाल जैसी संरचना पाई जाती है। संरचना पाई जाती है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? तो इस संरचना को, जाल जैसी संरचना को कहा जाता है क्रोमेटिन। क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन है यही कहलाता है अर्ध गुणसूत्र। क्या कहलाता है? अर्ध गुणसूत्र। मतलब अगर आपको एक पूरा गुणसूत्र करना है तो उसके लिए 2 क्रोमेटिन जोड़ना पड़ेंगे, ठीक है ना? तो मान लो ये क्रोमेटिन है और ये क्रोमेटिन, 2 क्रोमेटिन, 2 क्रोमेटिन या अर्ध गुणसूत्र, 2 क्रोमेटिन जुड़कर एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। क्रोमोसोम। किसका निर्माण करते हैं? क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। और जो क्रोमेटिन है, जाल जैसी संरचना है क्रोमेटिन, इसी क्रोमेटिन को आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने अनुवांशिक पदार्थ बताया है। क्या बताया है? अनुवांशिक पदार्थ। भाई गुणसूत्र क्या है? अनुवांशिक पदार्थ तो है। अब देखो यहां पर, जहां पर ये दोनों गुणसूत्र मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है? तो जहां ये दोनों मिलते हैं इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर। क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। 2 गुणसूत्र जहां मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर कहा जाता है। और इन गुणसूत्र पर बारीक बारीक कण पाए जाते हैं। इन कणों को क्या कहा जाता है? जिन। अब यहां विशेष ध्यान रखना, अगर पूछा जाए अनुवांशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? जिन। क्रोमेनिमेटा को क्या बोला? जो क्रोमेटिन है या क्रोमेनिमेटा बोला जाता है, जो क्रोमेटिन है इनको आधुनिक वैज्ञानिकों ने अनुवांशिक पदार्थ बताया है। और साथ में कहा है कि क्रोमेटिन में क्या पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए। क्या पाए जाते हैं? डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। और जो अनुवांशिक पदार्थों के लिए उत्तरदायी है वो कौन सा है? डीएनए। क्या है? अनुवांशिक पदार्थों के लिए उत्तरदायी। ठीक है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, लिखूं, देख लो यहां पर डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक। केंद्रक जाल एक जाल जैसी संरचना होती है
उसमें क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाता है, और एक क्रोमेटिन अर्ध गुणसूत्र होता है, और क्रोमेटिन के अंदर ही डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, जिसमें डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के लिए उत्तरदायी होता है। आपने सुना होगा डीएनए टेस्ट करवा दो, इसका पता लग जाएगा। तो ये डीएनए क्या है, यही तो है अनुवांशिक पदार्थ। और जो क्रोमेटिन होता है इसको हमने क्या बोला, अर्ध गुणसूत्र। अब एक अर्ध गुणसूत्र, अगर हमको एक गुणसूत्र पूरा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो अर्ध गुणसूत्र मतलब आधे आधे गुणसूत्र को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया हमने, एक गुणसूत्र पूरा कर लिया, जिसको क्या बोला, क्रोमोसोम बोल दिया हमने। जहां पर यह जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। दूसरी बात, इन गुणसूत्र पर या क्रोमेटिन पर बारीक बारीक पदार्थ पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिन। मतलब अनुवांशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई या यूनिट क्या हो गई, तो क्या हो जाएगी, जिन हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है मामला, कर लो इसको।